जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है, 2-3 राउंड गोलियों के फायर किए हैं, बाल बचे है असदुद्दीन अवैसी, Z+ सिक्योरिटी भी दी गई है। इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू मुश्किलों में घिरे हैं। 34 साल पहले बुजुर्ग की मौत का केस फिर से रीओपन हुआ है। साथ ही में रीट के अभ्यर्थियों के लिए इंतजार की खबर आई है, क्या कुछ है फैसला आज आने वाला है राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से। साथ ही में जानेंगे दिल्ली और राजस्थान की बारिश का हाल, वहां येलो अलर्ट भी दिया गया है ठंड के बारे में। साथ ही जानेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाहों ने अपनी गवाही बदल दी है, RSS के खिलाफ थे पहले, अब उनके पक्ष में हो गए हैं। तो इसी के साथ सोने चांदी का भाव भी जानेंगे और साथ ही में जानेंगे भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 4 फरवरी 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर में है, इलेक्शन के माहौल में असदुद्दीन अवैसी पर हमला, 2 लोगों ने गाड़ी पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। तो मुस्लिम नेता असदुद्दीन अवैसी पर गोलियां चलाई गई है, चुनाव का माहौल है, क्या कुछ है खबर में जानते हैं। यूपी के युवाओं और अल्पसंख्यकों में जो गर्मी पैदा की है वह कयामत तक जारी रहेगी। योगी के गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बनाने वाले बयान पर इन्होंने पलटवार किया था। यूपी चुनाव में अब गोलियां भी चलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पर हमला हुआ है। असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि मैं किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहा था। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। वे कुल 3 से 4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए, मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला। तो बाल बचे हैं असदुद्दीन अवैसी। इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है बुलेटिन में हम आपको जरूर बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली खबर की ओर। तो इस खबर में आर्मी चीफ ने चीन और पाकिस्तान पर इशारों में कहा, हम भविष्य की जंग का ट्रेलर देख रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर गुरुवार को कहा कि भारत अभी भविष्य की लड़ाइयों के लिए कुछ ट्रेलर देख रहा है। आर्मी चीफ ने साथ ही कहा कि उसके विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास लगातार जारी रखेंगे। जनरल नरवणे ने एक संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत अलग तरह की कठिन तथा बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत को रेखांकित किया है। तो हो सकता है कि अगर आगे जाके जंग हो तो उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, हरियाणा से खबर आ रही है, निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण संबंधी कानून पर रोक, खट्टर सरकार को बड़ा झटका। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले से राज्य में काम कर रही निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा की एक एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। इन याचिकाओं में कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी। तो प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। इस फैसले से राज्य में काम कर रही निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। वही हरियाणा की खट्टर सरकार को झटका पहुंचा है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। चुनावी वादा किया था उन्होंने कि आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से की अपील, का बीजेपी को दंडित करेंगे। SKM ने उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील की है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर छल करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को दंडित करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दी। यादव ने कहा कि SKM की अपील का 55 किसान संगठनों ने समर्थन किया है। बहरहाल स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि मोर्चे को चुनावों में किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति बनाने का वादा पूरा नहीं किया है। किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया। तो इस बार बीजेपी के वोट काटने को लेकर SKM ने बातों ही बातों में अपना अंदाज बयां किया है। राकेश टिकैत ने ये चीज कही है कि बीजेपी को इस बार दंडित करेंगे। शायद ये लोग
वोट कटवा भी साबित हो सकते हैं। देखते अगली खबर। इस खबर में है अगस्त 2022 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो इस साल लॉन्च करेगा 19 मिशन। अंतरिक्ष विभाग ने इस साल 19 मिशनों की योजना बनाई है। चंद्रमा पर भारत के मिशन का अगला चरण चंद्रयान 3 अगस्त 2022 के लिए निर्धारित है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। मून मिशन में लगातार हो रही देरी के कारणों के बारे में पूछे गए सवालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे कई मिशन प्रभावित हुए हैं। चंद्रयान 2 मिशन के लगभग 2 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल अगस्त महीने में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा। देखते अगले समाचार। इसमें है इमरान खान की चाइना विजिट के बारे में। तंगहाल पाकिस्तान के लिए अब चीन ही सहारा, यानी इमरान के चीन दौरे के क्या है मायने। तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किए गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के बहाने उन्हें चीन जाकर अपनी तंगहाली बताने और कर्ज मांगने का मौका मिल रहा है। दरअसल इमरान खान की सरकार आर्थिक मोर्चे पर कई तरह के संकटों का सामना कर रही है। इकोनॉमी की हालत खस्ता है, कहीं से बाहरी निवेश नहीं आ रहा है। आतंकी देश की ग्रे लिस्ट में भी नाम होने से वह पहले ही परेशान हैं। उनके देश की योजनाओं और प्रगति के लिए बड़ी राशि चाहिए, जिसे जुटाने में उन्हें पसीना छूट रहा है। दुनिया से अलग अलग पड़ चुके पाकिस्तान के लिए अब चीन ही एक सहारा बचा है, जिसके आगे अब वह झोली फैलाने भी नहीं शर्माएगा। तो पाकिस्तान अब भीख मांग सकता है चाइना से पैसों के लिए। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है सुनील ग्रोवर बाईपास सर्जरी के बाद घर लौटे। हार्ट अटैक के साथ कोरोना की रिपोर्ट भी थी पॉजिटिव। जी दोस्तों, कपिल शर्मा शो से अपनी पहचान बनाने वाले सुनील ग्रोवर को हार्ट अटैक आया था। फैंस काफ़ी दुखी हो गए थे, लेकिन अब खुश भरी खबर ये आ रही है सुनील ग्रोवर स्वस्थ हो चुके हैं। उनकी 4 बाईपास सर्जरी हुई है। सुनील ग्रोवर की तबीयत अब सुधर चुकी है। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है राज ठाकरे, महेश मांजरेकर और रजा मुराद अंतिम दर्शन करने पहुंचे। रमेश देव का निधन। जी हाँ दोस्तों, मराठी फिल्म अभिनेता रमेश देव का निधन हो चुका है। अंतिम दर्शन के लिए राज ठाकरे, महेश मांजरेकर, रजा मुराद जैसे दिग्गज अभिनेता पहुंचे हैं। दिग्गज अभिनेता रमेश देव का 93 साल यानी 93 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार 2 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने से दिग्गज मराठी और बॉलीवुड एक्टर का निधन हो गया। तो इनके निधन से बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री में शौक की लहर है। देखते अगली खबर। इस खबर में देश में कोरोना के 1,72,433 नए मामले, 1008 लोगों की हुई मौत। देश में एक दिन में कोविड-19 के 1,72,433 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,18,03,318 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,33,921 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 1008 लोगों की संक्रमण के बाद मौत भी हुई है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है पॉलिसी होल्डर्स को LIC IPO लेने के लिए पूरे करने होंगे 2 स्टेप्स। जानिए क्या है गाइडलाइन। जी दोस्तों, LIC के IPO आ रहे हैं अभी, तो अगले सप्ताह LIC सेबी के पास दस्तावेजों का मसौदा दाखिल कर सकती है। सेबी की मंजूरी के बाद कंपनी का IPO मार्च में आने की उम्मीद है। आपके पास 2 चीज़ें इसके लिए होनी चाहिए दोस्तों, LIC पॉलिसी खाते से जुड़ा पैन और दूसरा डीमैट अकाउंट। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास होती है तो आप भी इस IPO को ले सकते हैं। फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट पेश होने के बाद क्या महंगा हुआ क्या सस्ता, जानते हैं पूरी लिस्ट। यहाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। क्या कुछ है इसमें जानते हैं। MSME सेक्टर को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। कट और पॉलिश डायमंड के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी पर आय शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। वर्तमान में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के साथ रत्नों पर आय शुल्क 7.5% है। लोकसभा में 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने यह घोषणा की कि सरकार ई-कॉमर्स माध्यम से आभूषणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए वह इस साल जून तक फ्रेमवर्क लागू करेगी। आपको बता दें कि स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील, एलॉय स्टील के कुछ हिस्सों पर कुछ एंटी डिपिंग शुल्क और
काउंटर वेलिंग ड्यूटी हटा दी जाएगी। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन चार्जर्स ट्रांसफर आदि इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है। पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए आवश्यक रसायनों के अलावा मिथेनॉल सहित कुछ रसायनों पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित इंपोर्टेड पार्ट पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि के कारण हेडफोन, ईयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल सहित बड़ी संख्या में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुएं अधिक महंगी हो जाएगी। मतलब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए तो मुसीबत ही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तु तो महंगी हो ही जाएगी। कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दिया गया है। इस पर 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। वही इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका कारण आयात को कम करना है। विदेशी छाते भी महंगे हो गए हैं। आयातित सामान महंगे होंगे। इसके अलावा आगामी अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी भी लगने की संभावना है। तो क्या क्या सस्ता हुआ है जानते हैं। कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते होने का दावा किया गया है। इसके अलावा पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्पीड, हिंग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस भी सस्ते हुए हैं। और महंगा क्या हुआ है तो छाता, इमिटेशन ज्वेलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पार्ट्स महंगे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बायकॉट करेगा भारत। गलवान को लेकर चीन के रुख को लगाई लताड़। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन पर ओलंपिक खेल के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। भारत ने गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच हुए संघर्ष में शामिल सैन्य अधिकारी को खेलों का मशालवाहक बनाने का विरोध किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन या समापन समारोह में कोई भी भारतीय अधिकारी शामिल नहीं होगा। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में आधी रात को सीएम चन्नी का भांजा गिरफ्तार। अवैध रेत खनन केस में भूपेंद्र हनी अरेस्ट। पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले ईडी का एक्शन। तो चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है, उनके भांजे को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ खबर में जानते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अवैध रेत खनन मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने हनी को पूछताछ के लिए जालंधर ऑफिस बुलाया था। ईडी ने भूपेंद्र हनी को जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे करीबी 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। जवाब उसे ईडी संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रात करीब 1 बजे मेडिकल जांच के लिए जालंधर अस्पताल ले जाया गया। अब उसे रिमांड में लेकर पूछताछ होगी। हनी को कोर्ट में भी आज पेश किया जा सकता है। देखते अगली खबर। इस खबर में है, दिल्ली एनसीआर में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड। जहां दोस्तों दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। दिल्ली में बुधवार रात से ही मौसम में अचानक बदलाव ने ठंड को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बारिश का अनुमान जताया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई है। इसी के साथ शुक्रवार को भी ठंड का माहौल रह सकता है। तेज धूप के बाद भी बूंदाबांदी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, नीरज चोपड़ा का नाम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट। जहां दोस्तों भाला फेंक में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज चोपड़ा को अब एक और अवार्ड मिलने वाला है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अब उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीरज का नाम साल से सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह भारत की तरफ से इस प्रतिष्ठित अवार्ड को पाने के लिए नॉमिनेशन पाने वाले महज तीसरे भारतीय है। देखते अगले समाचार। इसमें है राजस्थान का मौसम। राजस्थान में बदला मौसम, बूंदाबांदी, कई शहरों में बादल छाए, घने कोहरे, बरसात का अलर्ट। 2 दिन बाद फिर बढ़ सकती है सर्दी। तो राजस्थान में गुरुवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा गया है। इसी के साथ आशंका ये जताई गई है कि शुक्रवार और शनिवार को भी ठंड बनी रहेगी। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में बादल छाए रहने की वजह से बूंदाबांदी हुई थी। ऐसे में दोबारा ठंड बढ़ सकती है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में भी मौसम साफ है।
जयपुर में सुबह से धूप निकलने के साथ ही सर्द हवा काफी जोरों से चल रही है। हालांकि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, फतेहपुर समेत अधिकांश शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अलवर, दौसा और भरतपुर जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 7 जिलों में कोहरे का भी येलो अलर्ट दिया गया है। तो ये खबर भी आई है राजस्थान से। रीट रद्द होगी या नहीं, सुनवाई 8 फरवरी को होगी। जी दोस्तों, विवादों में घिरी रीट 2021 को लेकर 8 फरवरी को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने रीट पर रोक लगाने की मांग की है। उधर राजस्थान सरकार ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। पेपर लीक में एसओजी जांच, भर्ती प्रक्रिया और अदालत में सुनवाई के बीच शिक्षक की नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवा परेशान हैं। रीट के रद्द होने या फिर भर्ती लटकने की आशंका भी जताई जा रही है। तो अगली खबर में जानेंगे सिद्धू की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती है। 34 साल पहले 1988 में झगड़े में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। लोअर कोर्ट ने इनको बरी किया था। हाई कोर्ट से सजा मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोपों से इनको बरी किया था। दरअसल पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुनवाई के तहत राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू के वकीलों ने पंजाब चुनाव केस की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अचानक 34 साल पुराना केस 2 फरवरी को कैसे लिस्ट हो गया। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है, इसलिए जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। सिद्धू के वकील 21 फरवरी तक का वक्त मांग रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनवाई को टाल दिया था। यह मामला 1988 का पटियाला रोड रेस का है, जहां पार्किंग को लेकर सिद्धू और उसके दोस्त रुपिंदर सिंह के साथ बुजुर्ग का झगड़ा हुआ था। इसमें 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू को इस मामले में हाईकोर्ट से सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप को खारिज कर दिया था। इसके बाद 2 साल पहले परिजनों ने रिव्यू पिटीशन भी दायर की थी। देखते अगले समाचार। तो अब जानेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस में नया ट्विस्ट। एक और गवाह अपने बयान से पलटा। अदालत में कहा एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित करके आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया। जी दोस्तों, 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में 17वां गवाह अपने बयान से मुकर गया है। उसने गुरुवार को अदालत में कहा कि महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों ने उसे बंधक बनाकर 3-4 दिनों तक रखा और प्रताड़ित करके आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया। इससे पहले 15वें नंबर के गवाह ने एटीएस अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उसे योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया है। गवाह ने कोर्ट में गवाही दी थी कि एटीएस ने उसका बयान उस वक्त दर्ज किया था जब वो मामले की जांच कर रहा था, लेकिन बाद में एनआईए ने इस मामले की जांच संभाली थी। इस मामले में 220 लोगों की गवाही ली गई थी, जिसमें से 17 अब तक मर चुके हैं। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह उस वक्त एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त थे जब उन्होंने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की जांच की थी। परमबीर सिंह जबरन वसूली के कई मामलों में अभी कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा समेत 7 को अप्रैल 2017 में जमानत मिली थी। तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, वो कमजोर हो गई है, बिना सहारे चल भी नहीं सकती। लेकिन आप साध्वी प्रज्ञा को देख सकते हैं कितनी भड़काऊ भाषण देती है। और दोस्तों, सरकार बीजेपी की है, तो हो सकता है कि बीजेपी ने दबाव बनाया हो, क्योंकि पुलिस को क्या मिलेगा, लोगों को, जो भी लोग हैं गवाह है, उन पर दबाव बनाकर आरएसएस नेताओं का नाम उनसे क्यों लिवाएगी पुलिस को इससे क्या हासिल हो सकता है। दरअसल केस आप समझ सकते हैं खुलकर तो ये भी आ रहा है कि मुसलमान जहां नमाज पढ़ रहे थे वहीं ये ब्लास्ट किया गया था। और बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी के लोग जो है आरएसएस से ही आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ है, कट्टरता पाल कर बैठते हैं, हिंदुत्व का मजमा चलाते रहते हैं। तो इन्होंने ही ब्लास्ट किया होगा, लेकिन अब उनकी सरकार है तो लोगों को दबाव में लाकर गवाहों की गवाही पलटाई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अब सोने चांदी का भाव क्या कहता है सर्राफा बाजार का हाल। तो आज 4 फरवरी 2022 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के भाव में उछाल देखा गया है। बात करें सोने की, तो सोने का अप्रैल वायदा 23 रुपए की तेजी के साथ 47,976 रुपए पर कारोबार करता हुआ देखा गया है, जबकि एमसीएक्स पर चांदी का वायदा 233 रुपए की तेजी के साथ 61,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता देखा गया है। तो अब जानते हैं क्या कहता है भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है।
जम्मू कश्मीर लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा और पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। देश के पूर्वी भागों और पूर्वोत्तर भाग में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट हो सकती है। तो ये सारी की सारी जानकारी स्काईमेट वेदर के हिसाब से है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।